आप सभी को नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट एनआरसी, यूएसए नेशनल रिसर्च काउंसिल, एंड हमने कुछ 4 ग्लोबल इश्यूज पे बात की थी, जिसमें पहला था फूड एंड एग्रीकल्चर, दूसरा था सस्टेनेबल इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, तीसरा था रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फोर्थ था प्रिसीजन या जीनोमिक मेडिसिन। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप पहला पार्ट भी वॉच कर सकते हैं, तो ये वाला और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो एनआरसी के बारे में अगर हम लोग बात करें, नेशनल रिसर्च काउंसिल, तो अमेरिका में 3 अदर एजेंसीज थी, एक रिसर्च ग्रुप्स थे, जिनमें से पहला 1863 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, देन उसके बाद आपका नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग एंड देन नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन। ये 3 कमिटीज थी। इनमें से हर एक में से जो एक्सपर्ट्स थे उनको चूज करके 1918 के दौरान जो वर्ल्ड वॉर का वक्त आया, उस वक्त एक स्पेसिफिक सेल बनाई गई जिसका नाम था नेशनल रिसर्च काउंसिल, एनआरसी, और जिसका मेन पर्पस था कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उन पे अमेरिकन गवर्नमेंट को एडवाइस करना। तो जो ये 4 इश्यूज थे, इनसे रिलेटेड जो भी रिसर्च होती थी या जो भी प्रपोजल्स राइट किए जाएंगे, उनकी बहुत सारी रिपोर्ट्स बनती थी। उन रिपोर्ट्स का फिर रिव्यू होता था। रिव्यू वर्ल्ड वाइड के जो एक्सपर्ट है उनके थ्रू, जैसे अमेरिका में जो 3 सबसे टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, MIT एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड इसके बाद आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन सभी के एक्सपर्ट्स थे। और इन जो हमने 4 ये चैलेंजेस पे बात की थी, आज हम बात करेंगे कि इन कमिटीज ने इन 4 चैलेंजेस को, ग्लोबली जो रिसर्च के टॉपिक हैं, इनको सॉल्व करने के लिए, इनको टारगेट करते हुए क्या रिपोर्ट बनाई और उसमें कौन कौन से की पॉइंट्स थे। तो ये जो रिपोर्ट थी नेशनल रिसर्च काउंसिल की, ये पब्लिश हुई, इसका रिव्यू हुआ, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो उनमें सबसे पहला नंबर 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इन्होंने कहा कि जो भी हमें जो सब्जेक्ट्स है, नाउ इट्स अ टाइम कि पहले जैसे मैथ्स है तो मैथ्स एक अलग फील्ड, बायो अलग, आपकी फिजिक्स अलग चल रही है, केमिस्ट्री अलग चल रही है, इंजीनियरिंग अलग, आर्ट्स वाले जो है वो एक अलग ग्रुप में। अपने यहाँ आज भी बहुत समय तक, अब तो खैर कुछ चेंजेस हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन हाँ, इन्होंने ये कहा कि अब नाउ एक सब्जेक्ट के अलावा हमको अगर ग्लोबली टारगेट करना है इन 4 चैलेंजेस को, तो हमको सब्जेक्ट्स को मर्ज कर देने की जरूरत है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मर्ज किया जाए। तो ऐसे में 2 इंपॉर्टेंट फील्ड आई, जैसे कि आप खुद भी देखें तो एक फील्ड है बायोलॉजी, और बिल्कुल उसके अपोजिट में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हमने कहा मैथमेटिक्स। तो अब ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन था, इन्होंने बायो और टेक्नोलॉजी को ऐड किया। जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड सब्जेक्ट थे उनका इम्प्लीमेंट बायो में क्या हो सकता है, और बायोलॉजिकल जो भी हमारे मॉडल्स हैं उनको हम लोग स्टडी करके उनका टेक्नोलॉजी में क्या यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजों पे काम करने के लिए कुछ फील्ड्स बनी, जैसे जिनमें से 2 सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड थी। एक तो बायोटेक्नोलॉजी, जहां पे बायो प्लस टेक्नोलॉजी ऐड हुई। एक था बायो इंफॉर्मेटिक्स, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक अलग फील्ड थी, बायोलॉजी अलग। लेकिन अगर हम लोग देखें तो बायोलॉजी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अब हम अगर कुछ भी करें लाइफ से रिलेटेड, कोई भी होती है रिसर्च, तो अल्टीमेट गोल हमारा क्या है?
लाइफ को सेव करना, चाहे वो हमारी हो या किसी एनिमल की हो, प्लांट की हो, अपने प्लानट की हो, तो हम लोग इन इन सारे जो 4 चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए इन कमेटी ने जो सबसे पहला रूल बनाया वो ये था कि नाउ सब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज कर देने की जरूरत है। अगर अलग अलग हम लोग सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज लेंगे तो इससे बेटर है कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स बने जहां पे अलग अलग एक्सपर्टीज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ऐड करके कुछ न्यू सब्जेक्ट्स बनाए जाए और उन पे लोग जो है काम करें और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके सिलेबस को डिजाइन करें और इनमें जो है रिसर्च लेवल के लिए एक पूरी फोर्स तैयार हो, ऐसे एक्सपर्ट तैयार हो जो कि इन चैलेंजेस को टारगेट कर सके। जैसे आपने एक बड़ी फेमस जो मार्वल सीरीज में मूवीज हैं उनमें आपने देखा होगा कि पहले आयरन मैन की अलग आ रही थी, कैप्टन अमेरिका की अलग आ रही थी, एंड जितने भी उसमें हीरो थे सबकी अलग अलग मूवीज आती थी। थॉर की अलग है, लेकिन फिर कुछ एक ऐसी मूवीज आई जैसे कि एवेंजर्स। अब क्या हुआ कि भाई अगर हमको टारगेट करना था, बड़े लेवल की वॉर हो गई ग्लोबल लेवल पे, तो उन्होंने क्या किया, पूरी एक टीम बनाई और अलग अलग जो लोग थे, अलग अलग उनका स्पेशलाइजेशन था, उनको ऐड करके पूरी एक टीम बनाई जिसका काम क्या था, पूरे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना। तो ये जो मूवी थी ये भी कुछ एनआरसी के ही इस कंसेप्ट से इंस्पायर्ड है, जो कि 1918 के दौरान इन्होंने पहला रूल बनाया कि भाई सब्जेक्ट्स को मर्ज कर दो। उसके बाद फिर दूसरा वाला जो था वो बिल्कुल इसी मूवी पे बेस्ड है कि उन्होंने कहा कि हमें अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म या एक टीम में लाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे जो है क्या बोलते हैं, जेनोमिक्स में काम करना है और मुझे खास तौर से फॉसिल्स की भी स्टडी करनी है, तो हो सकता है मैं अगर अपने साथ एक पैलियोलॉजी के एक्सपर्ट को रखूं, यानी कि जिसका स्पेशलाइजेशन फॉसिल में है, जिसने वो पढ़ा, और अगर मेरा स्पेशलाइजेशन जीनोमिक्स में है, बायोटेक में है, तो मेरे लिए ये इजी हो जाएगा कि हम दो मिलके बेटर लेवल पे प्रोजेक्ट को समझ पाएंगे और जो भी इशू है उसको सही से टारगेट कर पाएंगे। ऐसे ही अगर हमारी टीम में हिस्ट्री के लोग हैं, कुछ है जैसे आपके कुछ लोग होते हैं बड़े क्रिएटिव फाइन आर्ट वगैरह जिनकी है, तो आप अगर ये देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरह जैसे क्रिकेट मैच है, तो क्रिकेट मैच में आप देखें तो एक टीम में एक ही क्वालिटी के लोग नहीं होते, बैट्समैन भी चाहिए, बॉलर भी चाहिए, फील्डर भी चाहिए, विकेट कीपिंग भी होनी चाहिए। तो बहुत सारे अलग अलग लोग जो हैं मिल के एक टीम बनाते हैं, उनमें से कुछ ऑलराउंडर भी होते हैं। उसी तरह इन्होंने एक सेकंड रूल दिया कि अलग अलग जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, एसएमई मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उनको ऐड करना चाहिए एक यूनिक टीम में। कि भाई अगर आपके ग्रुप में अगर आप अपनी टीम देखें बनाने को, तो आपके आसपास आपके फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसे लोग होंगे जो मैथ्स में बहुत एक्सपर्ट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कंप्यूटर आईटी में एक्सपर्ट होंगे, कुछ बायो के एक्सपर्ट होंगे, कुछ आर्ट्स में अच्छे होंगे। तो अगर आपने ऐड करके एक ऐसी टीम बनाई तो आपको हर एक सब्जेक्ट, आपकी टीम में हर एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा। तो आप अगर किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं या एज अ डिबेट में कहीं गए हैं, तो 100% आपकी टीम स्ट्रांग होगी और एक हर टॉपिक पे आप लोग आपस में डिस्कस करके एक बेटर सोल्यूशन पे आ सकोगे। तो ये इन्होंने सेकेंड रूल था। थर्ड इन्होंने कहा कि ये किसी एक एजेंसी के लिए नहीं, अब जैसे गवर्नमेंट एक अलग, इन्होंने बताया एक अलग हेलिक्स है, और एक प्राइवेट सेक्टर है वो भी एक अलग हेलिक्स है। आप देखें तो हमारे यहाँ पे जो रिसर्च हो रहा है, ये जो काम हो रहा है, एक तो या तो गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहा है या प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है, और एक अलग फील्ड है, एक अलग वर्टिकल है जो क्या है, एकेडमिक्स, जहां पे आप देखें यूनिवर्सिटी
कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी रिसर्च होती है। तो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट तो भाई फंड कर रही है, अब प्राइवेट सेक्टर भी रिसर्च में आ रहा है, वो भी फंडिंग वगैरह वहां पे भी है, और यूनिवर्सिटीज में भी। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ ले आए तो इन्होंने इसको कहा ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ इनोवेशन। ट्रिपल हेलिक्स मॉडल, ट्रिपल हेलिक्स मतलब नंबर 1 जो पहला हेलिक्स है दैट इज गवर्नमेंट, नंबर 2 इज प्राइवेट सेक्टर के जो भी प्राइवेट लेवल एमएनसीज हैं, कंपनीज हैं वो, और तीसरा क्या हो गया एकेडमिक्स, जहां पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बात आ रही। तो अगर आप देखें सबसे जो आइडिया जो होते हैं, सबसे ज्यादा बेटर आइडिया और सबसे ज्यादा जो हम कहते हैं इनोवेशन की बात इसमें, तो जो बच्चा जो स्टूडेंट अभी क्लास 11-12 में है या जस्ट अभी ग्रेजुएशन में आया है, वो बहुत सारी चीजें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के आया होता है और उसके पास ये पूरी कैपेसिटी होती है कि वो नए लेवल पे अगर उसे हम ये सारी प्रॉब्लम ये सारी चीजें उसके साथ डिस्कस करें तो इट मे बी पॉसिबल कि आप में से कोई भी ये सोल्यूशन दे सकता है, इस पे बात कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, बात होना, डिस्कस होना, डिबेट होना, जो कि हमें ये सिखाता है कि भाई किसी भी अगर ग्लोबल लेवल पे हम सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अपने आइडियाज को कहीं नोट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उसको कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने एक टीम फॉर्म कर ली और अपनी टीम से भी हम डिस्कस कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम जो ग्लोबल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो भी ऐसे इवेंट्स हैं जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, आप वहां अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट इसमें की पॉइंट्स थे जो इस कमेटी ने दिए कि भाई सॉल्यूशन के लिए नंबर 1 सब्जेक्ट को इंटीग्रेट कर दिया जाए, यानी इंटीग्रेटिव साइंस या इंटीग्रेटिव टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, जहां पे कॉन्सेप्ट है जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, आर्ट, स्टीम, STEAM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स, सबको कंबाइन कर दिया गया। आफ्टर दैट सेकेंड इन्होंने क्या बताया कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लोग हैं, जस्ट लाइक एवेंजर टीम, जस्ट लाइक क्रिकेट टीम, तो हम उनको भी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाएं जहां पे हम लोग एक बेटर लेवल पे डिसीजन ले पाए। और नंबर 3 कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो, प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज हो या एकेडमिक्स हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, तीनों को एसोसिएट किया जाए। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें कि जैसे एक डिजीज है, उसके अगेंस्ट आपको कोई एक मेडिसिन बनानी है, तो अगर आपको वो मेडिसिन बनानी है और आप मान लीजिए एज अ स्टूडेंट आपने काम करना शुरू किया यूनिवर्सिटी में, आपको फंड मिला, आपने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया, गवर्नमेंट ने फंडिंग करी, आपको सपोर्ट दिया, लेकिन जब वो मेडिसिन बन जाएगी, अब वो कॉमर्शियल लेवल पे आपको लॉन्च करना है, तो आप खुद सोचिए कॉमर्शियल लेवल पे जो बेस्ट बिजनेस प्लान है और उसको कैसे मार्केट में आएगा, कैसे वो रिसर्च तो होगी, उसके लिए एमएनसी जो प्राइवेट सेक्टर है वो बेस्ट है। तो आपने देखा यहां तीनों ही लेवल पे आपको वो सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है और इसको कहते हैं ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ इनोवेशन। तो ये सारी चीजें अब भारत में भी, इंडिया में भी अवेलेबल है और ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन 2023 में हमारे यहां भी गवर्नमेंट में अप्रूवल हो गया उसका। आप देखिएगा, नेट पे सर्च करिएगा, ANRF, दैट इज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो ये अभी गवर्नमेंट में हमारी पास हो गया। तो ये इसका पर्पस बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर एक कंट्री में जो भी हमारे डेवलप्ड नेशन है उनमें एक और ऑर्गेनाइजेशन है NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन।
जैसे नेशनल साइंस फाउंडेशन अमेरिका का, तो उसका काम है ये फंडामेंटल रिसर्च को प्रमोट करना। तो भारत में भी अब एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि फंडामेंटल रिसर्च को प्रमोट करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें आप देखिएगा तो इसका पूरा बिल है जो नेट पे अवेलेबल है। ANRF का बिल आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट है। आगे हम लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अब हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो गवर्नमेंट में भी अब ANRF लॉन्च होने के बाद अटल इनोवेशन मिशन, अटल थिंकिंग लैब, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये ऐसे क्रिएटिव लोगों को, ऐसे जिनके पास आइडियाज हैं, उनको सर्च करते हैं। तो आपको भी देखना चाहिए कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसको एज अपनी एक टीम बना के, इंडिविजुअल या टीम बना के आप उसको उन प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं। एटलीस्ट यू शुड ट्राई तो करना ही चाहिए, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आप अपने आइडिया को लेके आगे बढ़ सकते हैं। और जो अलग अलग लेवल पे कमिटीज हैं, उनके एग्रीमेंट के बाद, अप्रूवल के बाद, आपको आपके रिसर्च के लिए इंक्यूबेशन स्पेस भी मिल जाएगा, फंडिंग भी, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल तक की फंडिंग जो है आपको मिल सकती है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग बात करेंगे और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप देखिएगा, ANRF नेट पे सर्च करिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा। जो भी आपके अगर डाउट्स हो इससे रिलेटेड, वो आप कमेंट कर सकते हैं और उसको फर्दर हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। जय हिंद।